ठीक है। आज का डेट कितना तारीख हो गया? 31 तारीख हो गया है ना। देखो, आज का डेट हो गया हमारा 31 जुलाई। पहले हम लोग समझते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जेटेट का एग्जाम का तैयारी के सिलसिले में एक चैप्टर है हमारा पेडागोजी में, उसका नाम लिखा है मूल्यांकन। क्या लिखा है वहाँ? मूल्यांकन। सभी के पास में सिलेबस, उसको देख लेना। तो मूल्यांकन के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, कितने तरीके का मूल्यांकन होता है और इसी में कितने तरीके का आकलन होता है। तो इसी के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? आकलन। और यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा? मूल्यांकन। अब आकलन वाला जब आएगा तो वह 3 हिस्से में, तो वो अलग अलग डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर पास करना चाहती है। आकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेसमेंट। असेसमेंट। तो यहाँ पर असेसमेंट जो है सो 3 तरीके से तुमको हर हाल में करना है, जो कि सिलेबस में नहीं दिया रहेगा। एक होगा हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और होगा असेसमेंट एज लर्निंग। अब बोलेंगे सिलेबस में नहीं दिया है भाई, सिलेबस में मूल्यांकन लिखा है ना। तो मूल्यांकन बिना आकलन का मूल्यांकन होगा। और जब आकलन करेगी तो आकलन का तरीका अलग अलग भी तो जानेगी ना। ये हो गया। अब रह गया हमारा मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो मूल्यांकन हमारा जो है सो वो भी, देखो मूल्यांकन कई तरीके का होगा। इसमें हमारा होगा तुम्हारा मूल्यांकन, एक तो हमारा चलेगा क्या? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव। और एक हमारा क्या चलेगा? समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है हमारा के लिए। के लिए यानी कि इसके लिए ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो ज्ञान कब बढ़ेगा? बीच बीच में लगातार पूछताछ करेंगे तब ना ज्ञान बढ़ेगा। तो बीच बीच वाला जितना परीक्षा होगा वह फॉर्मेटिव होगा। क्या होगा? बीच बीच वाला फॉर्मेटिव। और जब कोई भी अध्याय खत्म हो जाने के बाद लास्ट में जब तुम देखेगी वह कितना सीखा है, वो एग्जाम क्या होगा? समेटिव होगा। और इन लोग दोनों के बीच में और भी तुम्हारा क्या लगा, लगातार तुम्हारा परीक्षा जो है सो होता रहेगा। तो यहां से होगा हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। और ये इवैल्यूएशन, यानी यहीं से तुम्हारा जन्म हो गया क्या? सीसीई का। तो ये जो दिख रहा है हमारा मूल्यांकन, इसमें इतना सारा हिस्सा है। मान लो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये वाला क्या चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट, छठा, ऐसा जो करेंगे तब जाकर के तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा? ठीक है। असेसमेंट या इवैल्यूएशन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट में कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं? तो इसको को बोलता है क्या? रचनात्मक आकलन। तो अब रचनात्मक आकलन में इसमें क्वेश्चन डालना चाहिए था, कहाँ गया फाइल इसका। तो रचनात्मक आकलन में देखो, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कैसा है? निरंतर विकासात्मक। इसीलिए निरंतर को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंटिन्यू बोल देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सीखने में सुधार करना, न कि अंक या ग्रेड देना। यह शिक्षकों और छात्रों दोनों को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? हमेशा कोई दिक्कत है यहाँ तुमको? नहीं सर। ठीक है। अब देखो, रचनात्मक आकलन की मुख्य विशेषता, यानी कि रचनात्मक मतलब क्या? फोर। फोर में ना तुम रचना कर रही हो। तो सबसे पहले उद्देश्य देखो, सीखने की प्रकृति का क्या करोगे? पता लगाओगे। समझ में अंतराल की पहचान करोगे और तुरंत सुधारात्मक क्या करोगे? कार्रवाई करोगे। समय देखते हैं इसमें कि पाठ्यक्रम के दौरान ही किया जाता है। समय का मतलब फॉर्मेटिव एग्जाम कब लेंगे? तो हम लोग पाठ्यक्रम के दौरान लेंगे, पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद नहीं लेंगे। हाँ, पाठ्यक्रम चल रहा है उसी दौरान हो लेते रहेंगे। अनौपचारिक भी रूप से लेंगे, दैनिक या साप्ताहिक रूप से लेंगे। फोकस, फोकस किस पे रखेंगे? हम लोग प्रक्रिया पर रखेंगे। क्या कि छात्र कैसे सीख रहा है, क्या समझ रहा है, कहाँ अटक रहा है। फीडबैक का मतलब तुरंत हम लोग पूछेंगे। विशिष्ट और क्रिया उन्मुख फीडबैक देना हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? यह छात्रों को उसकी समझ सुधारने और शिक्षक को अपनी शिक्षण रणनीतियां समायोजित करने में क्या करता है? मदद करता है। प्रकृति देखेंगे निम्न दाम वाला, यानी कि लॉ स्टेक्स देखेंगे। इसका छात्र के अंतिम ग्रेड पर सीधा प्रभाव नहीं होता। छात्र क्या करेंगे? देखो क्यों नहीं सीधा प्रभाव होता है अंतिम ग्रेड पर? क्योंकि हाँ भी हमारा एग्जाम खत्म हो, सॉरी परीक्षा, मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद परीक्षा नहीं ना ले रहे हैं। अभी तो चैप्टर चल ही रहा है, इसी बीच बीच में लिए जा रहे हैं हम लोग। फाइनल रिजल्ट में इसलिए इसको नहीं जोड़ते हैं। छात्र गलती को सीखने का अवसर के रूप में देख सकता है। प्रारूप क्या है इसका? बहुत ही लचीला है। तुम वर्बल पूछ लेगी, अनौपचारिक पूछ लेगी, एमसीक्यू पूछ लेगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये लचीला और विविध हो सकता है, वही हमारा फॉर्मेटिव एग्जाम है। अब देखो फॉर्मेटिव, सॉरी क्या लिखा? रचनात्मक आकलन के उदाहरण। ये फॉर्मेटिव ही है।
तो जैसे कैसे होगा, हम लोग चर्चा कराएंगे और प्रश्नोत्तरी करेंगे, सोचने वाले को प्रश्न पूछ देंगे, सोचते रहेगा, चर्चा को प्रेरित करना रहेगा। रचनात्मक आकलन के उदाहरण में 1 मिनट का पेपर या प्रस्थान टिकट। तो अब 1 मिनट का पेपर और प्रस्थान टिकट क्या होता है, बता सकती हो? पाठ के अंत में छात्रों से मुख्य बिंदु, सबसे बड़ा सवाल 1 मिनट का पेपर का मतलब होता है कि एक कहानी, एक चैप्टर के अंदर कई सारा पैराग्राफ पैराग्राफ होता है ना। तो एक अभी हमको जो पढ़ाते हुए देखी थी वो वाला में, सम और विषम संख्या में, एक ही उदाहरण के बाद तुरंत हम खुद से लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, पूछते जा रहे थे कि नहीं। तो भाई 1 मिनट वाला हुआ है कि तुम एक पैराग्राफ पढ़ाओ, उससे रिलेटेड क्या करो, फिर से सवाल पूछो। यही यही है प्रस्थान टिकट, यानी टिकट तुमको कब, तुमको टिकट मिल लेता है सिनेमा हॉल में, तब ना अंदर घुसती हो। तो पहला पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछेंगे, जब तुमसे पास करेगी तभी टिकट देंगे, यहाँ कि अब इस पैराग्राफ से तुम क्या करो, प्रस्थान करो और अगले के पैराग्राफ में जाओ। देखो अब 1 मिनट का पेपर या प्रस्थान टिकट यह होता क्या, तो यह सबसे पहले फॉर्मेटिव है, यह समेटिव नहीं है, और यह शक्तिशाली है, तुरंत होगा, और यह प्रभावी है। माने कि तुरंत ही इसको एक पैराग्राफ पढ़ा और तुरंत पूछ दो। जिसका उद्देश्य क्या होता है, पाठ के अंत में छात्रों की समझ का तत्काल आकलन करना। यहाँ पूर्ण विवरण दिया गया। अब पूर्ण विवरण में देखो, हमारा सबसे पहले 1 मिनट वाला में उद्देश्य देखते हैं कि समय सीमा, छात्र पाठ समाप्ति की 1 और 3 मिनट में ही संक्षिप्त प्रश्नों का उत्तर लिखकर क्या करते हैं, जमा करते हैं। होता हुआ तुम लोग कब फोकस क्या रखते हैं, पाठ का मुख्य अवधारणाओं पर फोकस रखेंगे, छात्रों की पकड़ को जांचने के लिए क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे। जैसे प्रेमचंद का कहानी हम लोग सर सुनाते थे, तुरंत बोलते थे, बताओ हल्कू जो किया वो ठीक किया कि नहीं। जबरा कुत्ता वाला, बताओ जबरा को भौंकना चाहिए था। भ्रम या शंकाओं की यहाँ पहचान हो जाती है। और छात्रों की आत्म समीक्षा यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन को क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। इसमें सवाल कैसा रहेगा, लचीलापन रहेगा, हम किसी भी विषय में पूछ देंगे, गणित है, विज्ञान है, समाज, मतलब जो विषय चल रहा है उसमें हम लोग 1 मिनट वाला क्वेश्चन पूछेंगे, एक पैराग्राफ वाला। प्रश्नों के प्रकार में जैसे मुख्य विचार देखो, आज का पाठ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था। तो जब पैराग्राफ खत्म हुआ है, कोई खिड़की की तरफ झांक रहा हो, कभी भी बता पाएगा क्या, तुरंत उसका बत्ती गुल हो जाएगा। तो इससे उद्देश्य क्या होगा, अवधारणा को संक्षेप में समझना। दूसरा, प्रश्न निर्माण देखो कैसे करेंगे। इस विषय पर आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है, जैसे हम मान लो पढ़ा रहे हैं तुमको क्या, फॉर्मेटिव। अब बोले चलो फॉर्मेटिव से तुम क्या समझी बताओ। तो उससे क्या होगा, उद्देश्य हमारा कि तुमको कुछ डाउट है या कुछ जिज्ञासा है, तो हमको क्या है, पता चल जाएगा। जैसे कि उदाहरण देना, देखो अम्ल और क्षार का एक वास्तविक जीवन का क्या उदाहरण दें। तो इससे क्या होगा, अम्ल और क्षार का अवधारणा का तुमको क्या होगा, व्यावहारिक अनुप्रयोग होगा, जांच लेंगे हम। समस्या समाधान में आओ। इस गणितीय सूत्र जैसे a+b का होल स्क्वायर, तो इस गणितीय सूत्र का उपयोग करके एक समस्या क्या करें, हल करें। ऐसा देते हैं ना हम लोग। तो उससे कौशल का हमारा क्या होगा, तुरंत ही परीक्षण होगा कि वह सीखा है कि नहीं सीखा। ये 1 मिनट वाला है, एक पैराग्राफ के बाद में। एक पैराग्राफ के बाद में भविष्य की रुचि, जैसे आप इस विषय में आगे क्या जानना चाहेंगे, मान लो हम पढ़ा दिए, बोलेंगे अगला वाला बता तुम क्या जानना चाहती हो। तो बच्चा खामोश है, यानी सोचेगा उसको छुट्टी करो ट्यूशन से। और बच्चा कुछ पूछ रहा है, यानी हमको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो शिक्षकों के लिए लाभ देखो, हम लोग 1 मिनट वाला में क्या करते हैं, तत्काल डाटा कलेक्ट कर लेंगे कि अगले दिन के पाठ योजना में तुरंत समायोजित करने में सहायक। जैसे कल 22 पन्ना खत्म हुआ था, तो आज क्या किए, तुरंत में कर लिए उसको। व्यक्तिगत शिक्षण यानी कमजोर छात्रों को पकड़ लेंगे और उसको विशिष्ट कठिनाई को लक्षित कर लेंगे कि यहाँ इसको यहाँ पे क्या दिक्कत है। संसाधन दक्षता, कागज के एक टुकड़े या डिजिटल टूल से भी यह चीज क्या है, किया जा सकता है। छात्र को क्या फायदा होगा, वह सक्रिय हो जाएगा, गलती से सीखेगा और उसको सुरक्षित मौका यानी कि तुरंत अभी सुधर जाएगा वह, और अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इसको कैसे करना चाहिए टीचर को, तो प्रश्न सरल रखेगा और केंद्रित रखे, यानी पाठ पर केवल 1-2 प्रश्न है, नियमित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए, 2-3 बार। फीडबैक दो, जब भी तुम कक्षा में पढ़ाओ तो उसका तुरंत जो चर्चा कर लो। और प्रतिक्रिया हमेशा कैसा दो, रचनात्मक, माने डांटने डपटने वाला नहीं, ज्ञान बढ़ाने वाला। यहाँ तो हो गया तुम्हारा। अब तुम नहीं ना पूछेगी कि 1 मिनट वाला या एग्जिट टिकट वाला क्या होता है। तो जैसे कि हमारा विषय क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा एक वाक्य में दे, पहला सवाल पूछ दिया, 1 मिनट वाला हो गया। या यदि पौधे को सूरज का प्रकाश ना मिले तो क्या होगा, कारण सही बताया, एक ही मिनट में बता देगा और वो पैराग्राफ भी हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें सावधानी क्या रखना है, छात्रों के नाम नहीं लिखवाना है,
क्यों? क्योंकि नाम लिखवाने से छात्र में हीन भावना पैदा हो जाएगा, मेरा वाला गलत हो गया है। बिना नाम का प्रतिक्रिया ईमानदारी को क्या है, बढ़ाती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचे, ये तो देता है सीटेट वाला में, हमेशा फीडबैक कैसा देना चाहिए, पॉजिटिव देना चाहिए। गलत कोई बच्चा लिख दिया है तो उसको सीखने का अवसर बताना है, और समय का पालन करना है कि एकदम 3 मिनट का टाइमर लगा दो। तो ये जो निष्कर्ष क्या निकला कि यह तकनीक शिक्षक को कक्षा का पल्स चेक करने में सक्षम बनाती है, धड़कन, मैंने बच्चा का हर एक पैराग्राफ में समझ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे पढ़ाना पे फोकस नहीं होता बल्कि सिखाना पे फोकस होता है। इसलिए 1 मिनट वाला जो क्वेश्चन है ये वाला हमारा, वह फॉर्मेटिव में पूछा जाता है कि समेटिव में पूछा जाता है, बताना। फॉर्मेटिव में। और वो वाला जो हमारा मेथड है वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट का पेपर या प्रस्थान टिकट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तुमको। और रचनात्मक वाला फॉर्मेटिव एवोल्यूशन भी समझ में आ गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट वह सीखने के लिए है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसका, एक दो क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एग्जिट टिकट, प्रस्थान टिकट पे देखो। इसमें हम आंसर यहाँ दिखा दे रहे हैं, दिख जा रहा है, असल में बोल्ड कर लिया है, कोई बात नहीं। प्रस्थान टिकट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ के अंत में छात्रों के समझ का त्वरित आकलन। त्वरित कितना मिनट में? 1 ही मिनट वाला में। ये तो समझ गई, क्योंकि इसका प्रस्थान टिकट का उपयोग शिक्षक द्वारा पाठ समाप्ति के तुरंत बाद छात्रों की अवधारणा, समझ, शंका या मुख्य बिंदुओं को जांचने के लिए किया जाता है। यह रचनात्मक आकलन का क्या है, एक त्वरित तरीका है। प्रस्थान टिकट में प्रश्नों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त और केंद्रित होनी चाहिए। बी हो गया हमारा। यानी कि छात्रों को 1 और 3 मिनट में ही उत्तर लिखने होते हैं, इसलिए प्रश्न हमारा क्या होगा, संक्षिप्त, स्पष्ट और केवल एक दो मुख्य अवधारणा पर ही केंद्रित होना चाहिए। जैसे आज का पाठ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था। अगला सवाल देखो, प्रस्थान टिकट के लिए कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त है? तो आपने आज कौन सी नई अवधारणा सीखी, उसका एक उदाहरण दें। प्रस्थान टिकट प्रश्नों का लक्ष्य छात्रों की समझ को विकसित करना, उसका जिज्ञासा और उसका अनुप्रयोग की क्षमता को क्या है, परखना होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दोनों मिल रहा है, नया अवधारणा भी और उसका समझ भी हमको दिख रहा है। चौथा नंबर देखो, शिक्षक प्रस्थान टिकट से प्राप्त डेटा का उपयोग कैसे करता है? अंतिम ग्रेड ये तो समेटिव एग्जाम में हो जाएगा, रैंक बनाने वाला तो है नहीं, अभिभावक रिपोर्ट ये तो है नहीं, यानी अगले दिन का शिक्षण को समायोजित करने के लिए। यही वाला हमारा सही जवाब है। तो जो भी प्रतिक्रिया मिलती है उससे पता चलेगा टीचर को कि कहाँ डाउट है और कहाँ इंटरेस्ट है। तो टीचर क्या करेगा, अगला दिन जो भी हमारा लेसन प्लान बनाएगा उसमें उसको फायदा मिल जाता है। प्रस्थान टिकट छात्रों के लिए क्यों लाभदायक है? तो यह उन्हें अपनी समझ को प्रतिबिंबित, यानी कि बोल पाता है टीचर के सामने में, करने का क्या देता है, अवसर देता है। कई बच्चा जब जान जाएगा ना तो बहुत कुल बुलाएगा, सर हमको दीजिए ना, हम बोलेंगे, देखे हो ना। तो प्रस्थान टिकट के जरिए बच्चे को मौका दे देते हैं कि जाओ तुमको जितना कुल बुलाना है कुल बुलाओ। अब तो प्रस्थान टिकट वाला हमारा समस्या खत्म हो गया। अब महत्वपूर्ण टिकट में हम लोग देखते हैं, है ना। अच्छा, अब हम लोग इसको, प्रस्थान टिकट रचनात्मक आकलन का क्या एक हिस्सा है, इसलिए इसे कभी भी ग्रेडिंग के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। और प्रतिक्रिया में नाम नहीं डालना चाहिए, ताकि छात्र क्या करे, ईमानदारी से लिखे। अगर हर एक बच्चा को बोलेंगे जो तुम आंसर लिख रहे हो ना उसमें अपना नाम भी लिखना, तो बच्चा डर जाएगा। हाँ, इसीलिए उसमें आंसर लिखवाएंगे कागज में, और क्या बोलेंगे, वह कागज जमा करो, अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही कागज के नाम पे क्या दे दिया, टिकट कहला गया। ये हमारा एग्जिस्ट टिकट है ये, उसमें नाम नहीं लिखा हो। यहाँ से तुमको अगर कोई पूछ देगा तो यहाँ तुमको बताना होगा कि इसमें नाम उसमें नहीं लिखवाना होता है। डिजिटल टूल जैसे गूगल फॉर्म वगैरह से इसको रोचक बनाया जा सकता है। प्रस्थान टिकट में कभी कभी रचनात्मक प्रश्न भी पूछना चाहिए, जैसे कि आज का पाठ को एक इमोजी के रूप में दिखाएं, या इस विषय पर आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। तो वह अपने से ना सृजन करेगा, यानी वह क्या रचनात्मक प्रश्न हो गया। पेज नंबर नहीं डाले हैं इसमें। किसी पेज नंबर दिखाई दे रहा है क्या? डाले ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कितना पेज है अभी। तो रचनात्मक आकलन का उदाहरण में देखो, विधियां जो था तो पहला लो तो वो बता दिया, तीसरा थिंक, पेयर और शेयर। तो थिंक का मतलब छात्र खुद से सोचेगा,
फिर पेयर बनाएगा, अपना जोड़ी बना देगा और शेयर करेगा अपने विचार को। तो इससे हमारा क्या क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। थिंक पेयर शेयर का मतलब समझिए, छात्र खुद से सोचेगा, फिर जोड़ी बनाएगा। जैसे कोचिंग में जो बेंच में अगल बगल बैठती है तो तुरंत आइडिया आया, फिर क्या की, जोड़ी में क्या करती है, वो शेयर करती है। अगला देखो, रचनात्मक आकलन के उदाहरण में फिर क्या, क्विज और लघु परीक्षण। जैसे छोटे या त्वरित और ग्रेडिंग के बजाय फीडबैक के लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं क्विज वगैरह में, लघु परीक्षण में। और फॉर्मेटिव एग्जाम कैसे लेंगे, मतलब जो ज्ञान बढ़ाएगा, हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे कैसे, छात्रों को काम दे देंगे, चर्चा और सहयोग में सक्रिय रूप से क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। और देखो, रचनात्मक आकलन का विधि बता रहा है, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट, नाम सुनी हो ना। छात्र खुद ही बोल देगा, अरे जेटेट में तो मेरा तैयारी ठीक नहीं है, क्या करें, दिल कहेगा उसका। और कई बार उसका दोस्त कहे, नहीं नहीं तुम तो पास कर जाएगा, बहुत तेज है। तो पीयर का भी असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट, ये क्या है, रचनात्मक ही है ना। क्योंकि अगर उसको अपना कमजोरी मालूम है तो वो ज्यादा पढ़ेगा, और अगर घमंड हो गया तो पढ़ना छोड़ देगा। ये तो हो गया हमारा, रूब्रिक्स के आधार पर जांचता है। अगला देखो, रचनात्मक आकलन को विधि में अवधारणा मानचित्र, यानी कॉन्सेप्ट मैप बना लेगा। छात्र विषय वस्तु के बीच संबंध को क्या है, दर्शाएगा। जैसे कि मान लो हम ना इस तरह से एक ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बनाए हैं, और ये ना सोचो पत्ता है, ये क्या है, पत्ता है, ठीक। और इधर सूरज रखे हैं, तो सूरज रखे हैं तो जाहिर सा है कि भाई पत्ता जो है सो किधर झुका रहेगा, सूरज की तरफ झुका रहेगा, धूप लेने के लिए। तो हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट मैप में हो गया। और अगला देखो, विधि में रचनात्मक का क्या है, ड्राफ्ट करवाएंगे, रफ वर्क को क्या कराएंगे, जमा करवाएंगे। कोई असाइनमेंट दे दिए हैं, और बीच बीच में उसको क्या देंगे, फीडबैक देते रहेंगे। हाँ लाओ कॉपी दिखाओ, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, करते हैं ना ऐसा। और रचनात्मक आकलन का विधि में क्या, शिक्षक और छात्र का क्या, वार्तालाप। छोटा छोटा समूह में बना करके टीचर क्या करेगा, ग्रुप से चर्चा किया करेगा। ये हमारा हो गया। अगला देखते हैं, रचनात्मक आकलन का लाभ क्या है भाई। तो छात्र को क्या मिलता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, जिससे वे अपनी गलतियों से क्या सीख सकते हैं। सीखने में सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, आत्म मूल्यांकन और सीखने की जिम्मेदारी विकसित होती है, भ्रम दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अंतिम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो और शिक्षक का क्या है भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, अच्छा ये बता, अभी हम लोग समेटिव पढ़ रहे हैं, फॉर्मेटिव पढ़ रहे हैं, फॉर्मेटिव पढ़ रहे हैं। हमेशा कोई डाउट है नहीं क्लास, सर। ठीक है। छात्रों के वास्तविक समय में समझ का पता चलता है, ये किसके लिए, टीचर के लिए। और हमको शिक्षण की विधि में चेंज करें या यही विधि काफी है, वो भी हमको पता चल जाता है। जरूरत पड़ने पे टीचर क्या करेगा, मेथड को चेंज कर लेगा, स्पीड को घटाएगा या बढ़ाएगा। और कमजोर जो बच्चा है और जो प्रतिभाशाली बच्चा है, दोनों प्रकार का बच्चा को टीचर पहचान लेगा। फॉर्मेटिव से ही पहचान लेगा कौन कमजोर और कौन तेज है। और जब पहचान लेगा तो अपना लेसन प्लान क्या बनाएगा, और भी प्रभावी बनाएगा। और उसके साथ में छात्र के साथ संवाद अच्छा रखेगा और संबंध भी अच्छा रखेगा। ये क्या, टीचर को फायदा हो गया इससे, फॉर्मेटिव से। और देखो, ये वाला चीज बहुत मेहनत से बनाते हैं, खासकर ये जो चार्ट जो देख दी है ना, बहुत पढ़ने के बाद बनता है, आसानी से मिलता ही नहीं है ये। उसके लिए पूरा पढ़ो पढ़ो तब जाकर के बनोते, इसको तुम लोग ना रट लेना। इसको क्या करेंगे तुम लोग, रटते जाना। फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी कि एक है रचनात्मक और एक है हमारा योगात्मक। फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या है, सीखने में सुधार, यानी इम्प्रूव लर्निंग। लेकिन योगात्मक का क्या है, कि तुम कितना सीखी हो, तो उसका एवोल्यूशन करना। दोनों में अंतर समझ में आया ना। अगला देखो, फॉर्मेटिव का समय, देखो समय यानी कि लेता कब है, तो यह पूरे टाइम एग्जाम लेगा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, और बीच बीच में क्या है, लेते रहेगा। यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान, यानी ये क्या, ऑन गोइंग, क्या रहेगा, ऑन गोइंग। और योगात्मक यानी समेटिव का एंड में, खत्म हो जाएगा तब। फोकस पे देखो, कि यह जो है सो प्रोसेस पे फोकस करेगा, कि किस विधि से तुमको सिखा दे। वह प्रोसेस लगातार चेंज करेगा इम्प्रूव करने के लिए। और ना, ये जो समेटिव है वह ना प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा चेला 100 में 100 लाया कि नहीं लाया, है ना। वो गुना भाग से कोई मतलब नहीं, खाली प्रोडक्ट तैयार कर देगा, पास या फेल से मतलब रहेगा। और यह प्रोसेस को देखेगा कि नहीं, किस प्रोसेस से उसका ज्ञान को बढ़ाना है।
तो प्रोसेस और प्रोडक्ट में समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट होगा तो हमेशा पूछना फिर, है ना? अच्छा, फीडबैक देखो। जी सर। हम लोग जो है सो फॉर्मेटिव एग्जाम में इमीडिएट ना फीडबैक दे देंगे, कह रहे बाबू इसको सुधार लो, यहाँ तेरा गलती नहीं, मैंने गलती है, ये कर लो। और ये जो समेटिव एग्जाम होगा उसको 15 दिन बाद फीडबैक देंगे, कब? रिजल्ट पकड़ा करके, कि आपका इतना परसेंट है, आप जाइए लड्डू खाइए, है ना? और देखो जी। फॉर्मेटिव एग्स में हम लोग क्या करते हैं, लो स्टेक रखते हैं, यानी कि एकदम छोटा सा सवाल पूछेंगे, छोटा छोटा त्वरित पूछेंगे, 1 मिनट 2 मिनट ऐसा ऐसा करके पूछेंगे। और जो समेटिव वाला होगा ना, उसका कोर्स वो हाई स्टेक का रहेगा, वो पूरा डिटेल में पूछेंगे, पूरा चैप्टर से बीच बीच से पूछ देंगे वो। अच्छा, इसमें उदाहरण कैसे देंगे? कक्षा में प्रश्न है, अवलोकन है, 1 मिनट वाला पेपर है, 1 मिनट वाला, अब तो डाउट नहीं ना होगा। देखो 1 मिनट वाला पेपर में बच्चे नाम लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। और एग्जिट टिकट इसी को बोलते हैं। वही पुर्जा टाइप का होगा, बच्चा लिख करके वो पुर्जा को क्या करेगा, जमा कर देगा। और ये वाला हमारा परीक्षा कैसा होता है? अंतिम परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा या प्रोजेक्ट होता है। समझ में आ गया सभी कोई को फॉर्मेटिव और समेटिव वाला में? तो संक्षेप में देखो कि जो हमारा फॉर्मेटिव, क्या लिखा है ये? हाँ, फॉर्मेटिव ये वाला असेसमेंट है, ये वाला क्या है हमारा? असेसमेंट। तो टीचिंग लर्निंग का एक अनिवार्य और शक्तिशाली उपकरण है। यह कक्षा को एक लर्निंग लैब में बदल देता है, जहां गलतियां सीखने का हिस्सा है और निरंतर सुधार लक्ष्य है। इसका सफल कार्यान्वयन शिक्षक की प्रतिबद्धता और छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। तो ये तो हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन अभी 10 मिनट में करेंगे। कितना करेंगे? 30 MCQ करेंगे। हमेशा जाना नहीं, लिंक भेजेंगे तुमको 10 मिनट के बाद, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट में हम लोग।